हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंग पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम करने वाले हैं मार्च माह का करंट अफेयर्स। ठीक है, जो मंथली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं उसमें हम मार्च माह 2026 का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हम कवर कैसे करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम मार्च माह में क्या क्या इवेंट हुए हैं उसको थीम वाइज और टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो गई, पुरस्कार व सम्मान हो गए, प्रमुख पहल व योजनाएं हो गई, रिपोर्ट व सूचकांक, संगठन व सम्मेलन, प्रमुख सैन्य अभ्यास, आर्ट एंड कल्चर, रक्षा सुरक्षा, पुस्तक व लेखक, ऐसे कर करके 18 से 20 टॉपिक है इसमें। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे पूरे मंथ का कवर करेंगे। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आप चाय कॉफी लेकर जो भी है आप इत्मीनान से बैठ जाइएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ये पूरे महीने का कवर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी वॉइस अच्छी आ रही है? आवाज आवाज क्या मेरी अच्छी आ रही है? ठीक है, क्योंकि मैंने भी चेक किया है और मैंने थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए हैं वॉइस क्वालिटी पे। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो, अगर आपकी वॉइस ही अच्छी नहीं आएगी तो आप क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो मैंने लिया है हॉलीलैंड का माइक है। ठीक है, 3 से 4 हजार में आता है। ठीक, अगर आपके पास बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये माइक लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो, जैसे ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन करते हो या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो आप अपने पास एक अच्छा माइक जरूर रखना। ठीक है, क्योंकि वॉइस क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो सारी चीजें बढ़िया होती हैं ऑनलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन चीजें जब हम करते हैं तो आप हॉलीलैंड का अगर आपको माइक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्ट जाके परचेस कर सकते हैं। बाकी मैंने इसको यूज किया है, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा बजट है, बजट वाला है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन एक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मैं इसी पे बिलीव करती हूँ। एक बार थोड़ा सा पैसे लगा कर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप परचेस कर सकते हो। बाकी हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं पहला, महत्वपूर्ण नियुक्तियां मार्च 2026। मार्च में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है फरवरी 2026 में, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ और का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? अतिरिक्त प्रभार मतलब एक किसी और पद पे ये हैं, तो लेकिन उनको नीति आयोग का सीईओ बना दिया गया है कि तब तक ये भी देखिए आप। ठीक है, तो अतिरिक्त प्रभार जो मिला है तो ये मिला है निधि झब्बर को। इनका नाम है निधि झब्बर, इनको मिला है। आप याद कैसे रखोगे? नी से नीति याद रखना, नी से निधि याद रखना। ठीक है, नीति निधि ऐसे 2 4 बार आप दोहराओगे आपको याद होने लगेगा। अब अगला देखते हैं, रॉब जेटन फरवरी 2026 में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? ठीक है, हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख रहे हैं मार्च माह की, और उसमें देख रहे हैं रॉब जेटन फरवरी 2026 में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वे बने हैं नीदरलैंड। ठीक है, किस पे बने हैं? तो नीदरलैंड देश के बने हैं। आगे है, मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर पता है आपको वहां पे कैसा हो गया था। तो इसके जो नए न्यायिक आयोग है वो है न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, कैसी अश्लील वीडियो वहां पे वायरल हो रही थी, महिलाओं को कैसे निर्वस्त्र करके वो हिंसा में टारगेट बनाया जा रहा था। तो उसके अब जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया है, इतना हाईलाइट मुद्दा है। अगर उसकी जांच हो रही है तो अगर किसी को नियुक्त किया जा रहा है तो उसको जानना आपको बहुत जरूरी है कि कौन है। तो न्यायमूर्ति बलबीर सिंह। ठीक है, बल एक तो है और वीर भी है, और हिंसा यहाँ पे हो रही है तो यही निपट सकते हैं। ऐसा बस याद रखने के लिए बताया जा रहा है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर एन रवि है। ठीक है, आर एन रवि। आगे है, मार्च 2026 में चिली देश के 38वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ली है जोस एंटोनियो कास्ट। ठीक है, जोस एंटोनियो कास्ट ने ली है। ठीक है, मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है के वी रमन मूर्ति। ठीक है, के वी रमन मूर्ति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये बन गई हैं दोस्तों साध्वी साध्वी निरंजन ज्योति बन गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कल्याण करेंगी, ज्योति जलाएंगी। ठीक है, एक तो पिछड़ा, ज्योति अपोजिट शब्द है, तो ऐसे याद कर लेना आप। बन गई है साध्वी निरंजन ज्योति। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेपाल में भी अभी जनजी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके बाद एक युवा को ही बनाया गया है। ठीक है, तो मार्च 2026 में होने वाले आम चुनाव के बाद नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बालेंद्र शाह। ठीक है, क्या नाम है इनका? बालेंद्र शाह बने। तो दोस्तों ये रहा कुछ नियुक्तियां। अब हम करेंगे पुरस्कार व सम्मान मार्च 2026 का जो है। तो पहला, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गर्ड फाल्टिंग्स को मनाया गया है गणित का। गा से गणित याद रखना, गा से गर्ल्ड याद रखना। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। तो विजेता कौन रहे हैं? गर्ल्ड फॉल्टिंग्स। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के हैं। कार्य क्या है रहा है इनका? अंक गणितीय ज्यामिति में नए शक्तिशाली उपकरण विकसित करना इनका मुख्य कार्य था। सम्मान, यह पुरस्कार गणित की गहराइयों को समझने और जटिल धारणाओं को सुलझाने के लिए उनके द्वारा विकसित नए सिद्धांतों को मान्यता देता है। पुरस्कार की राशि क्या है? तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो। समारोह पुरस्कार 26 मई 2026 को ओस्लो में क्रोन प्रिंस हाकोन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें क्या याद रखने की जरूरत है? एक तो विजेता का नाम प्लस वो किस देश के हैं, प्लस कार्य उनको क्यों दिया गया है ये सम्मान। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है उनकी कृति हर पार्वती कृता। याद रखना, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आने वाले में ये पूछता है हर एग्जाम में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावना बहुत ज्यादा है। तो 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा दोस्तों राजकुमार मुखोपाध्याय। क्या नाम है इनका? राजकुमार मुखोपाध्याय। 35वां सरस्वती सम्मान 2025 के लिए दिया गया है, यानी एक साल बाद के लिए दिया जाता है, 2026 में को ये मिला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नंबर याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। 35वां सरस्वती सम्मान। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। कृति कौन सी थी? तो हर पार्वती कृता था है, एक बंगाली उपन्यास है जो शिव और पार्वती की पौराणिक मिथक मिथक को आधुनिक संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करता है। पुरस्कार प्रदाता कौन है? तो यह सम्मान हर साल के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, पिछले 10 वर्षों का देखा जाता है कि कौन सी ऐसी कृति रही है उनकी। पुरस्कार की राशि क्या है? तो 15 लाख, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं तो सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी और पहला सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ये याद रखना, कब हुई थी? 1991 में, और पहला सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, उनको मिला था पहला सम्मान। ठीक है, आगे है, आगे भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस माह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार व सम्मान के इवेंट हुए हैं। ठीक है, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस प्रसिद्ध तमिल लेखक को सम्मानित किया गया है? जिनका नाम है आर बैरामुथु। ठीक है, आर बैरामुथु। ठीक है, आगे देखते हैं विजेता कौन है? तो आर बैरामुथु है। उपलब्धि इन्हें क्यों मिला है? तो वे सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक और तमिल कविता के लिए यह पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, साहित्यिक योगदान क्या है? तो उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनके उपन्यास कलिकट्टू इतिहासम के लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। पुरस्कार का स्वरूप क्या होता है? तो इसके विजेता को 11 लाख रुपए नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग देवी यानी देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। चयन समिति 60वें पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आगे है 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में फिल्म सीनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस बार कौन बने हैं? तो माइकल बी जॉर्डन बने हैं। इसके बारे में और जानते हैं। तो यह ऑस्कर 98वां संस्करण था। ठीक है, 98वां संस्करण था जिसका आयोजन 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डाल्बी थिएटर में किया गया है। इस समारोह की मेजबानी या होस्ट कौन किया था? तो कोनन ओब्रायन। ठीक है, फेमस कॉमेडियन है, कोनन ओब्रायन ने किया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही? तो वन बैटल ऑफ अनदर रही है इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो माइकल बी जॉर्डन, फिल्म सिनर्स के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार खिताब जीतने वाले वे छठे अश्वेत व्यक्ति बने हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? तो जैसी बकले,
वो फिल्म हेमनेट के लिए चुना गया है और ये ऑस्कर जीतने वाली पहली आयरिश महिला बन गई हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को फिल्म वन बैटल ऑफ अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वाधिक पुरस्कार कौन है? तो फिल्म वन बैटल ऑफ अनदर के लिए कुल 6 ऑस्कर मिले हैं। सर्वाधिक नामांकन किस फिल्म का हुआ? तो सीनर्स फिल्म का सर्वाधिक नामांकन 16 बार नामांकन हुआ है। ठीक है। नई श्रेणी एक जोड़ी गई है, सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग। ठीक है। जो कास्ट करके लाया जाता है ना, ये हीरो होंगे, ये हीरोइन होंगी, ये विलन होंगे, तो सर्वश्रेष्ठ मतलब ऐसे चुना कौन है, कास्ट कौन किया है, तो वो पुरस्कार मिला है कैसेंड्रा कुलू कुदिन्स को। कैसेंड्रा कुलू कुदिन्स को। ठीक है। ऐतिहासिक जीत, गोल्डन पहला के पॉप गाना बना जिसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर जीता है। ठीक है। दोस्तों, ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डीप में करवाया, क्योंकि ये कहीं से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 3 पेज है मुश्किल से, आप इसको याद रखना। ठीक है। आगे है, हिंदी संस्करण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये ममता कालिया को सम्मानित किया जाएगा। किसे? ममता कालिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के मुख्य विवरण है। हिंदी भाषा का विजेता ममता कालिया, कृति जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी भाषा के विजेता नवतेज सरना, कृति क्रिसमस स्प्रिंग। राजस्थानी भाषा के विजेता डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, कृति भरखमा। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए, तांबे की पट्टिका और साल। पुरस्कार वितरण समारोह 31 मार्च 2026 नई दिल्ली में। अन्य महत्वपूर्ण विजेताओं की सूची है, तो उर्दू के लिए मिला है प्रीतम पाल सिंह बेताब, कविता सफर जारी है के लिए। तमिल के लिए मिला है सात तमिल सेल्वम, साहित्य आलोचना खमीर सिरुकाथाइन खंडगल के लिए। समिया के लिए मिला है देवव्रत दास, उपन्यास करही खिलार साधु। बंगाली के लिए मिला है प्रसून बंदोपाध्याय, कविता श्रेष्ठ कविता। ठीक है। ये कुछ कैटेगरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसको क्या करना है, रिवीजन करना है कई बार, और कुछ जो बहुत बार रिपीट करना है तो उसको एक डॉक्टर पर्चा बनता है। ठीक है। आप अपना डॉक्टर पर्चा बना लेना। उसपे क्या है, जो चीजें याद नहीं होती उसको लिख लिया जाता है। ठीक है। और उसको बार बार सुबह शाम रात को, जैसे दवाई लिया जाता है, उसको उसपे उसको लिया जाता है। ठीक है। सुबह शाम देखा जाता है तो उसको याद हो जाता है। आगे, मार्च 2026 में 99.93% साक्षरता दर हासिल करके भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? वे बना है दोस्तों, कौन बना है? चंडीगढ़ बना है। ठीक है। पहला कौन सा पूर्ण शासित केंद्र शासित प्रदेश है, क्या आपको याद है? अगर याद है तो आप बताओ। मार्च 2026 में चंडीगढ़ ने 99.93 साक्षरता दर हासिल करके भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? लद्दाख। ठीक है। सफलता का आधार क्या है? तो चंडीगढ़ ने यह गौरव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत चलाए जा रहे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया है। ठीक है। ये कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक कार्यक्रम चल रहा है, उल्लास कार्यक्रम, उसके तहत इसको घोषित किया गया है। ठीक है। चंडीगढ़ को दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला कौन सा है? पहला लद्दाख। अन्य राज्य कौन से है? तो राज्यों की श्रेणी में सबसे पहले मिजोरम को मिला था, फिर गोवा को मिला था, फिर त्रिपुरा को और हिमाचल प्रदेश को। टोटल 4 मिल चुके हैं राज्यों में और 2 मिल चुके हैं यूटीज में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें है राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी, दोनों को मिला है। राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। ठीक है। आंसर आंसर हो जाएगा ए और डी। आगे है, सरस्वती बीड़ा वादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2026 के संगीत संगीत कला निधि पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो चुना गया है दोस्तों जयंती कुमारेश को। ठीक है। आगे है, रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को। ठीक है। आगे है, फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। ठीक है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। आगे है, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित
एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर कृति कारंत। डॉक्टर कृति कारंत बनी है। आगे है, शिकागो विश्वविद्यालय का एलुमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं? वे बने कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम। कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम। आगे है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस अभिनेता और निर्देशक को सम्मानित किया जाएगा? तो अमोल पालेकर। अमोल पालेकर। आगे है, लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो जयंत चौधरी हैं। आगे है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं कावे मदानी। कावे मदानी। आगे है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डे हुनूर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? वे बन गए हैं जावेद अशरफ। जावेद अशरफ। नेक्स्ट है, चेन्नई में आयोजित एक सम्मेलन में चिकित्सा एवं मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 200 पुरस्कार व सम्मान हमने किया। अब हम करेंगे प्रमुख पहल व योजनाएं। ठीक है, प्रमुख पहल व योजनाएं। आगे देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के कार्यकाल को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल जीवन मिशन के कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 2028 तक। ठीक है, आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की किन महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया है? तो उपयुक्त सभी है। कौन कौन सा इसमें? मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना और दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये सारी योजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, आगे है, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में नीति आयोग की पहल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आगे है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ किस शहर में किया जा रहा है? ये है मुंबई में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी एचआईवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये किया है अजमेर राजस्थान से। कहाँ से किया है? अजमेर राजस्थान से। नेक्स्ट है, बीबीजी रामजी युवा डिजिटल अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। आगे है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन असम के किस जिले से किया गया है? तो ये सोनीपुर जिले से किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए साथी ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो किसके साथ शुरू किया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ शुरू किया गया है। साथी जो होता है कानपुर के साथ, आईआईटी कानपुर के साथ शुरू किया है। कौन शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो ये है भव्य योजना। ठीक है, आगे है, किस राज्य सरकार ने अपने 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो रानी दुर्गावती योजना कौन शुरू करने जा रहा है? जा रहा है छत्तीसगढ़। आदिवासी भूमिहीन परिवारों को पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है असम द्वारा। ठीक है, आगे है, एआई आधारित शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल शुरू करने के लिए किस तकनीकी कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये गूगल और यूट्यूब के साथ किया है। किसके साथ किया है? गूगल और यूट्यूब के साथ। नेक्स्ट है, आवारा पशुओं के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने एआई आधारित एकल खिड़की पोर्टल निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आगे है, हाई स्पीड
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आगे है, चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए किस राज्य ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है? तो किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, चार धाम यात्रा जिसमें होती है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहाँ के श्रद्धालुओं को सहायता के लिए ई धाम पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में ही ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं। आगे है, सिखिया क्रांति 2.0 पहल जो विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की जा रही है का संबंध किस राज्य से है? तो ये पंजाब राज्य से है। ठीक है, अगर कोई बाहर की संस्था सपोर्ट कर रही है किसी योजना में तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, नहरों की सफाई के लिए एआई संचालित जी स्पाइडर रोबोट तैनात करने वाला तैनात करने वाला नगर निगम कौन बन गया है सफाई के लिए? तो ये नगर निगम जो बन गया है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम नगर निगम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम नगर निगम। आगे है, 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए किस राज्य ने इंद्रमा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू किया है? ये किया है तेलंगाना ने। ठीक है, आगे है, केंद्रीय मंत्री किजरापुम राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत किस राज्य से की है? तो की है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये योजनाओं को हमने देखा। अब हम देखेंगे रिपोर्ट व सूचकांक। ठीक है, रिपोर्ट व सूचकांक देखेंगे। पहला है इसमें, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारतीय संस्थानों के किस शिक्षण संस्थानों को पहला स्थान मिला है? इसमें मिला है आईआईटी दिल्ली को। इसके बारे में और जानते हैं तो वैश्विक शीर्ष 3 पे कौन है? तो ये है एमआईटी अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि यूके का है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। और ठीक है, तो ये 3 जो हैं वो शीर्ष पर हैं। ठीक है, एमआईटी अमेरिका ये बहुत सालों से शीर्ष पर है, फिर यूके है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये भी अमेरिका का ही है। भारत का प्रदर्शन क्या है? तो भारत की 54 यूनिवर्सिटी सूची में शामिल है, जिसमें 41% संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। शीर्ष भारतीय संस्थान कौन से? तो आईआईटी दिल्ली 123वें स्थान पर है। इसके बाद अन्य शीर्ष पर है आईआईटीएस और आईआईएस बेंगलुरु का स्थान आता है। ठीक है, नया नया प्रवेश 8 नए भारतीय संस्थानों ने पहली बार सूची में अपनी जगह बनाई है, जिसमें आईआईटी गांधीनगर, लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रमुख हैं। रैंकिंग के मापदंड क्या है? तो इसमें अकादमिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, फैकल्टी छात्र अनुपात और शोध उद्धरण जैसे प्रमुख संकेतकों का उपयोग किया गया है। आगे है, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है दोस्तों, वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। इस रिपोर्ट में 143 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पीएम 2.5 के स्तर के आधार पर यह निकाला गया है। तो टॉप के 3 कौन है प्रदूषित? तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश और तजाकिस्तान है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, और हालांकि कुछ 1-2 स्थान सुधार हुआ है, जिसमें 2023 में तीसरे पे था, 2024 में 5वें पे था, अभी 6ठे पर है। सबसे प्रदूषित शहर बना है उत्तर प्रदेश का लूनी शहर। ठीक है, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। और सबसे प्रदूषित राजधानी जो है अभी भी नई दिल्ली है। ठीक है, लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में है अभी। अब आगे देखते हैं, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। आगे है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा मार्च 2026 में जारी नवीनतम ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 की अवधि के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है भारत जो है। 2016 से 20 की तुलना में भारत में आयात में 4% की गिरावट आई है, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता। शीर्ष आयातक कौन है? सबसे ज्यादा यूक्रेन खरीद रहा है, यूक्रेन में भी वारी हुआ था। और दूसरे पे था भारत, तीसरे पे सऊदी अरब है, चौथे पे कतर है, पांचवे पाकिस्तान है। ठीक है, आगे ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार 308 अरबपतियों के साथ भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो यह है तीसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा अरबपति भारत में रहते हैं।
और कितने अरबपति टोटल रहते हैं? 308 अरबपति रहते हैं। शीर्ष देश है भारत इस रैंकिंग में। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर। सबसे ज्यादा अरबपति चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत। नए अरबपति, भारत ने पिछले एक साल में 57 नए अरबपति जोड़े हैं, जो अमेरिका और चीन के बाद सबसे अधिक। सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ पैदा हुए हैं? भारत में, अभी लेटेस्ट में। सबसे अमीर भारतीय, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। 9.8 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बाप रे। अरबपतियों का केंद्र मुंबई, 95 अरबपतियों के साथ भारत का सबसे बड़ा हब है। मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। अन्य प्रमुख बातें क्या है? तो भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति 112.6 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ठीक है, इतने अरबपति हैं भारत में। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। वैश्विक एआई ब्रेन रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसको छठी रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापे के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा मोटे चीन में रहते हैं। उसके बाद क्या कहाँ है? उसके बाद भारत में है। आगे है संयुक्त राज्य महिला संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार हैं? तो 64% कानूनी अधिकार है। अगर पुरुष को 100% कानूनी अधिकार है तो महिला को केवल 64% ही कानूनी अधिकार प्राप्त है। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उड़ीसा ने प्राप्त किया। चलो अच्छी बात। आगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया है? तो इसरो के सहयोग से लॉन्च किया। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को मिला है 13वां। आगे है आई भारत को कौन मिला है? कौन सा स्थान है? तो 13वां। ठीक है, आतंकवाद में। आगे है आईसीआईओएमडी आईसीआईएमओडी रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2020 के बीच हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के कितने प्रतिशत ग्लेशियर पिघल गए हैं, पिघल कर नष्ट हो गए हैं? तो 12%। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान के बाद, सॉरी, रिपोर्ट व सूचकांक के बाद हम कौन सा कवर करेंगे? संगठन व सम्मेलन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं। तो शुरू करते हैं हम इस पहले क्वेश्चन से। मार्च 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? कौन करेगा ऐसा उल्टा पुल्टा काम? कौन करेगा? अमेरिका। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यूएन की है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह वैश्विक जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 सदस्य देशों के साथ इसका मुख्य लक्ष्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करना। ठीक है, हेल्थ को देखता है। और इसी से हट गए हैं कौन? ये डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आगे है नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। आगे है एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया पुणे में। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में। बार्सिलोना स्पेन में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 कहाँ संबोधित किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। शीत जलीय मरुस्थल पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 2026 में कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में हुआ। शीत है ना, ठंडे प्रदेश वाला, तो श्रीनगर में किया जा रहा है, क्योंकि भारत का शीत प्रदेश कौन सा है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह। ठीक है, आगे है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम अभी? संगठन व सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का आधिकारिक तौर पर 118वां सदस्य देश बन गया है? तो इसका है बी,
सॉरी, बी रोमानिया। ठीक है, कौन सा है? तो रोमानिया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2026 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो किया है पश्चिम बंगाल लोक भवन में। आगे है, पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनियमन कार्यक्रम की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? तो ये की है महाराष्ट्र ने। नाटो का 32वां और सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है स्वीडन। ठीक है, आगे है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस अध्यक्ष और सीईओ विश्व आर्थिक मंच के किस अध्यक्ष और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है दोस्तों बार्गे ब्रेंडे। बार्गे ब्रेंडे। आगे है, कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, संगठन व सम्मेलन के बाद अब हम कवर करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास जो कि मार्च में हुए हैं। आगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण फरवरी 2026 में उत्तराखंड में आयोजित हुआ? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य अर्ध शहरी और शहरी वातावरण में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों और शहरी युद्ध कौशल में आपसी तालमेल को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किन दो देशों की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है फ्रीडम शील्ड। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है दोस्तों गुआम अमेरिका में। आगे है, फरवरी और किस देश के बीच सॉरी भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितीय 2026 का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है सेशेल्स में। ठीक है, तो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सेशल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितीय 2026 के 11वें संस्करण में भाग लेने जा रहा है जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच रक्षा सहयोग और परिचालन समन्वय को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है? तो ये नाटो द्वारा किया जाता है। आगे है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित समुद्री अभ्यास ककाडू 2026 के किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया है? तो आईएनएस नीलगिरी गया है ककाडू में भाग लेने। ठीक है, तो संगठन व सम्मेलन के बाद अब हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर जो कि मार्च माह में जो चर्चा में था। सबसे इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है त्रिलोचन पोखरेल। ठीक है, त्रिलोचन पोखरेल जो कि सिक्किम में बहुत स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, उनके नाम पे ही रखा गया वहां के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम। आगे है, मार्च 2026 में होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सिख समुदाय द्वारा। नेक्स्ट है, अटुकल पोंगला उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में अटुकल पोंगला। आगे है, हाल ही में किस देश में 67,800 साल पुराने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात रॉक आर्ट हैंड स्टेसिल की खोज हुई है? तो ये खोज हुई है दोस्तों इंडोनेशिया। आगे है, मार्च 2026 में डोल यात्रा त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो डोल यात्रा क्या है? तो भगवान जगन्नाथ के अवतार को समर्पित पंचू डोला उत्सव जिसे परिकूड़ा डोला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है उड़ीसा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक परंपरा है। यह उत्सव मुख्य रूप से पुरी जिले के चिल्का झील क्षेत्र में स्थित परिकूड़ा और मलुड़ा जैसे क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। याद रखना क्या नाम है? पंचू डोला, डोल यात्रा भी जिसे कहते हैं। आगे है, अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण मार्च 2026 में किया गया है? तो मोन्टाना विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ किया गया है? मोन्टाना विश्वविद्यालय में। आगे है, ऐतिहासिक हट्टी रिसाला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है,
आंध्र प्रदेश के अमरावती में किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के अवसर पर 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया है पोटी श्री रामलू। पोटी श्री रामलू, आपको पता होगा कि जब भारत एक हो गया था तो उसमें राज्यों का विभाजन होना था, मतलब राज्यों को कैसे बांटा जाए। तो बहुत सारे लोगों की मांग थी तो कि भाषा के आधार पर बांट दिया जाए, कि हिंदी भाषी को एक तरफ, तमिल तेलुगु भाषी को एक तरफ। तो भाषा के आधार पर सबसे अधिक मांग करने वालों में थे पोटी श्री रामालू, ठीक है। और ये मांग करते करते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, आमरण अनशन पे बैठते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद सरकार डिसाइड करती है कि ठीक है, भाषा के आधार पर हम बांट देते हैं, ठीक है। तो पोटी श्री रामलू वहीं से फेमस थे और उन्हीं की मूर्ति का अनावरण किया गया है, ठीक है। आगे, उगादी उत्सव को मुख्य रूप से किन राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो उगादी उत्सव जो है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है नव उत्सव के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें महिलाएं पूजा करती हैं ये। आगे है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2026 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बाद अब रक्षा सुरक्षा के में देख लेते हैं क्या हुआ है। भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम रखा गया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो इनका नाम है प्रहार, ठीक है, प्रहार। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी उथले जलयान परियोजना के तहत तीसरे पोत आईएनएस अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो ये किया है चेन्नई बंदरगाह पर, ठीक है। तो इसमें यही दो मुख्य न्यूज थी। पुस्तक व लेखक देख लेते हैं, मार्च में कौन कौन सी पुस्तकें नई आई हैं। तो महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर धीरज काकड़िया, ठीक है। महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक है महात्मा समाज के अद्भुत साधक, ठीक है। इनको पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ना होगा तो इसको, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप वहां से परचेज कर लीजिए, मैं भी मंगा रही हूँ, ठीक है। कैसे कम्युनिकेशन स्किल इससे इम्प्रूव होगी, क्योंकि इतने खूंखार थे अंग्रेज, उनको एक ऐसे बातों से कन्विंस कर लेते थे केवल बात की वजह से। तो उसको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा अच्छा कम्युनिकेशन का। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप परचेज कर लेना और जरूर पढ़ना। मेरे कहने का कहना है कि जरूर पढ़ना, ठीक है। चाहे आज पढ़ना, कल पढ़ना, जब भी आपको टाइम मिले, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। बहुत बुद्धि आएगी इससे। अब पुस्तक तो एक ही चर्चा में थी ज्यादा, अब देखते हैं प्रमुख ऑपरेशन मार्च माह में जो हुए हैं, इसको देखते हैं। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन जेरिको शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मिजोरम में। नेक्स्ट है, भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम रखा गया है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने शुरू किया? इसे तो हमने कर लिया है, प्रहार है। आगे, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी उभयचर ड्रोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों अवतार। अब अवसंरचना निर्माण में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से निर्माण कार्य हुए हैं, उसको देखते हैं। दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, ठीक है। आगे है, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारत। आगे है, जम्मू कश्मीर के किस स्थानों पर 100 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा है? तो ये कोकरनाग और अनंतनाग, कोकरनाग और अनंतनाग। आगे है, मार्च 2026 में अमित शाह ने इफ्को के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है पारादीप, उड़ीसा में। आगे है, भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आधारित एकीकृत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है कवरत्ती, लक्षद्वीप में। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली फुल्ली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो का उद्घाटन शुभारंभ कहाँ से किया है? किया है दिल्ली से। हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है मदुरई हवाई अड्डे को। आगे है, भारत ने यूरेशियाई बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए किस देश के साथ फार्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारा शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उज्बेकिस्तान के साथ। आगे है, भारत की पहली मेट्रोपोलिस बाय मैट सिटी परियोजना जिसे लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है हरियाणा में। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया है असम में, ठीक है।
कहाँ पे किया है असम में। अब देखते हैं हम चर्चित आपदाएं कौन कौन सी आपदाएं चर्चा में थी। इसमें एक मुख्य आपदा चर्चा में थी, वो थी मार्च 2026 में किस औद्योगिक क्षेत्र में खतरनाक ओलियम गैस के रिसाव की घटना हुई है? तो ये पालघर महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है, जिसमें काफी डेथ भी हुई थी पालघर महाराष्ट्र में। चर्चित निधन देख लेते हैं। तो चर्चित निधन हुई है जिनका हुआ है वो है प्रख्यात पत्रकार हरिकृष्ण दुआ को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, इनका निधन हो गया अभी, तो 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, दिवस व थीम जो कि मार्च माह के दिवस व थीम है उसको देखते हैं। 3 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व वन्यजीव दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो यह है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। ठीक है, आगे है वर्ष 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का 55वां संस्करण कब से कब तक मनाया गया? ये मनाया गया 4 मार्च से 10 मार्च। ठीक है, 4 मार्च 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जिसे पाई दिवस भी कहा जाता है हर साल किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 मार्च को। आगे है 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय क्या निर्धारित किया गया है? तो निर्धारित किया गया है अधिकार और न्याय के साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्यवाही। आगे है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? तो ये मिला है किसको? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। आगे है धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व उपभोक्ता दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है दोस्तों टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन। टिकाऊ जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन। आगे है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को जो मनाया जाता है उसका नारा क्या रखा गया है? ठीक है, तो उसका नारा है दोस्तों होप फॉर स्पैरो। होप फॉर स्पैरो। ठीक है, आगे है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस विषय पर केंद्रित है? ये है वन और भोजन। ठीक है, का थीम क्या है? वन और भोजन। आगे है विश्व ग्लेशियर दिवस पहली बार 21 मार्च 2025 को मनाया जा गया है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष की थी? तो इसकी घोषणा हुई थी 2022 में, दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है 22 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है जल और लैंगिक समानता। ठीक है, याद रखना जल और लैंगिक समानता। आगे है 27 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो विषय है रंगमंच और शांति की संस्कृति। रंगमंच और संस्कृति की संस्कृति। मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो लिया है आईएनएस श्रीकंद। ठीक है, मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस था 58वां, उसमें आईएनएस श्रीकंद ने हिस्सा लिया है। आगे है विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों जेपी नड्डा। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने किया है। ठीक है, ये तो हमने मार्च माह का देखा दिवस व थीम। अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, सॉरी स्पेस करंट अफेयर। स्पेस में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको देखते हैं। तो यह है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो अप्रैल 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। इसमें चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन होंगी? ये होंगी क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना कोच। तो नासा आर्टेमिस 2 मिशन 1972 के बाद चंद्रमा के आसपास जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन है जो अप्रैल 2026 में 10 दिनों के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ओरियन कैप्सूल में ले जाएगा। यह एसएलएस रॉकेट द्वारा संचालित होगा जो चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर वापस लौटेगा। इसका उद्देश्य क्या है? यह आर्टेमिस 3 जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग जिसे करना है उससे पहले तकनीकी और मानव सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए एक रिहर्सल है। ठीक है, आर्टेमिस 2 वाले जाएंगे, वो ऐसे गोल गोल घूमेंगे चंद्रमा के, फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जो आर्टेमिस 3 जाएगा वो सीधा मानव जो है वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। ठीक है, स्पेस करंट अफेयर्स के बाद हम देखेंगे अब स्पोर्ट्स जो मार्च में हुए हैं उसे। तो आगे है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। तो आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है जो 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चला। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरे फाइनल में जगह बनाई है जहां उसका मुकाबला अहमदाबाद न्यूजी
अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से हुआ। यह भारत का चौथा T20 विश्व कप खिताब है, ठीक है। तो इसमें विजेता कौन रहा है? भारत रहा। उप विजेता कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड रहा है। आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत और श्रीलंका दो देश थे आयोजक। 7 फरवरी से 8 मार्च तक चला है ये। फाइनल मुकाबला कब हुआ है? तो भारत बनाम न्यूजीलैंड। फाइनल मुकाबला किसके बीच हुआ? तो 8 मार्च को हुआ, भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच। फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गुजरात में खेला गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? संजू सैमसन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह। और मेजबान देश कौन से थे? तो भारत और श्रीलंका। इसके बारे में इतना पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट है 2026 के मिलान कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नॉर्वे। आगे है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है दोस्तों भारतीय सेना ने। आगे है रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीतकर इतिहास रचा है? तो रचा है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है मार्च 2026 में कौन किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किया है। मार्च 2026 में 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरवा डेंगला ने। अरवा डेंगला। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की किस पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ने मार्च 2026 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? एलिसा हिली। हिली गई हैं वो, अब जा रही हैं अब। कौन है? एलिसा हिली। आगे है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है भारत। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर 2022 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2026 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? नई दिल्ली। भारत के 94वें उत्तर पूर्व क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में 208 पदकों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत। आगे है विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किस देश ने किया है? तो किया है भारत ने। नेक्स्ट है बारबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बन गई है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। कब से कब तक होगा ये? 25 मार्च से 6 अप्रैल होगा पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम, जिसमें ट्राइबल वाले लोग भाग लेंगे, जनजातियां जो होती हैं। तो छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में होगा, तो रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में ये होगा। शुभारंभ शुभंकर कौन है? तो मोरबीर है, ये मोरबीर है, शुभंकर है। सहभागी कौन है? जिसमें देश भर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2500 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। किस भारतीय स्केटर ने 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकंड में पूरा कर सबसे तेज लंबे स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों स्मृति धर्मेंद्र शर्मा, जो कि कहाँ की हैं? ये हैं महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। आगे है मात्र 15 साल की उम्र में महिला T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है फेनी उटा गुमिसा निंदे। फेनी उटा गुमिसा निंदे बन गई है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स करंट के बाद अब हम देखेंगे साइंस एंड टेक में क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या हुआ है मार्च में। तो पहला है वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? तो की है दोस्तों प्रशांत महासागर में की है। तो डार्क ऑक्सीजन समुद्र की गहराई में 4000 की गहराई में बिना सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण के धातु के पिंडों द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन है। इसका महत्व क्या है? तो यह खोज पारंपरिक मान्यता को चुनौती देती है कि ऑक्सीजन केवल प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनती है, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास की समझ को बदल सकती है, ठीक है। नासा के किस मिशन ने डिमोरफोस नामक क्षुद्रग्रह से टकराकर उसकी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया है? तो ये बदल दिया है डार्ट मिशन, ठीक है। ये डार्ट मिशन था, गया क्षुद्रग्रह से टकराया और ये खिसक गया कहीं और, फिर वहां जाके ये घूमने लगा क्षुद्रग्रह, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पृथ्वी से कोई भी क्षुद्रग्रह ऐसे टकराने वाला होगा भविष्य में, तो उसको ऐसे धक्का मार के दूसरी कक्षा में कर देंगे, जिससे वो पृथ्वी पर टकराएगा नहीं, ठीक है।
अब इसके बाद हम मार्च माह में पॉलिटी के जो भी करंट इवेंट हुए हैं उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा किन धर्मों के अनुयायियों तक सीमित कर दिया है। तो ये अब केवल हिंदू, सिख और बौद्ध को मिलेगा। अगर कोई दलित, ईसाई या मुस्लिम बन गया है तो उसको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। आगे है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दी है। तो ये किया है केरल ने। ठीक है। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो ये बेला ग्राम पंचायत जो कि महाराष्ट्र की है उसे मिला है। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद कौन बन गई है। तो ये बन गई है मेनका गुरुस्वामी। सर्वोच्च न्यायालय ने दंतक माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किया है। तो ये किया है दोस्तों 12 सप्ताह, यानी कि 3 माह। जो बच्चे को गोद लेती हैं माताएं उनके लिए 3 माह का अवकाश मिलेगा। आगे है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है। तो ये बनी है दीपाली दास। ठीक है। आपको पता होगा इसमें जो था उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग 2014 से पहले हुए होंगे उनको ये सीएए के तहत, नागरिक संशोधन नियम के तहत लाभ मिलेगा और उसी के तहत ये बन गई हैं दीपाली दास पहली नागरिक। ठीक है, भारत की। आगे है, सरपंच पति प्रथा को रोकने और महिला सरपंचों को सशक्त बनाने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है। यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार हरीश राणा, और इसे किस अनुच्छेद के तहत दिया है। तो याद रखना अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, जिसमें जीवन जीने, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब उसमें ऐड करा जाएगा गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, जिसमें पैथिव यूथेनेसिया को इसमें शामिल किया गया है। पैथिव यूथेनेसिया, जिसमें जो आदमी बीमार रहता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चलता है, उससे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है और सुकून से उसे मरने दिया जाता है, जिसमें ये हो जाता है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। तो उसी के लिए ये हरीश राणा वाला केस था, उसमें इनको दिया गया ये हरीश राणा। ठीक है, काफी समय से ये कोमा में थे, तो इसमें ये दिया गया है, उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया गया और उनकी मृत्यु हो गई। आगे है, हाल ही में संसद के पास ट्रांसजेंडर व्यक्ति का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 का विरोध क्यों हो रहा है। तो इसका विरोध हो रहा है इसकी परिभाषा को लेकर। ठीक है, थोड़ा सा इत्मीनान से समझना इसको, थोड़ा मैंने इसको डीप में कवर किया है, इत्मीनान से समझना, सारा मामला भी समझ में आ गया है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संशोधन संरक्षण विधेयक पास हुआ है अभी। ठीक है, संसद से पास हुआ है। इसमें क्या हुआ है, हाल ही में भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों द्वारा पारित यह बिल 2019 के मूल कानून में बदलाव करता है। 2019 का इनका एक कानून था, उसमें बदलाव करता है, जिसे लेकर देश भर में भारी विरोध हो रहा है। ट्रांसजेंडर बिल 2026 है क्या, जिस पे इतना विरोध हो रहा है, तो उसको देखते हैं। परिभाषा में बदलाव, बिल ने ट्रांसजेंडर की व्यापक परिभाषा को सीमित कर दिया है। अब इसमें केवल विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान जैसे हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, योग्यता और जैविक भिन्नताओं वाले लोगों को ही शामिल किया गया है। स्व पहचान का अधिकार खत्म कर दिया गया है। 2019 के कानून में व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर घोषित कर सकता था, लेकिन अब वह सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार को हटा दिया गया है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति बोलता था कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ठीक है, तो उसको सरकार मान लेती थी। लेकिन अब क्या होगा इसमें, अब अगर किसी को अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको एक सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो ट्रांसजेंडर है। और सर्टिफिकेट देगा कौन, तो उस एक मेडिकल बोर्ड होगा। ठीक है, मेडिकल बोर्ड होगा जो ये जांच करेगा कि सच में ये ट्रांसजेंडर है या नहीं, उसके बाद उसे सर्टिफिकेट देगा, तब जाके वो ट्रांसजेंडर माना जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति जो भी ट्रांसजेंडर है वो कह देता था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो सरकार मान लेती थी उस पे और उसी के हिसाब से उसके साथ कानून, जो भी नियम कानून है, योजनाएं हैं, उसको मिलती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और वो मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो उसको नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास एक सर्टिफिकेट नहीं होगा ट्रांसजेंडर वाला। और वो सर्टिफिकेट कौन देगा, तो एक मेडिकल बोर्ड होगा जो जांच करेगा कि सच में ट्रांसजेंडर है कि नहीं, और अगर वो पाएगा तो उसको एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, इसी को लेकर ज्यादा बवाल हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर है वो कह रहे हैं कि जो भी मेडिकल बोर्ड हमारी जांच करेगा, तो हमारी जांच
मैं कह रही हूँ, जैसे जो कह रहे हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? मेडिकल बोर्ड पे हम कैसे भरोसा करें? वो जो कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, आपने न्यूज में देखा होगा। तो मेन विवाद यही है। आई होप विवाद आपको समझ में आ गया होगा। और अब जानते हैं, इसमें सख्त सजा भी है। जबरन पहचान बदलने या शोषण करने पर 14 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान जोड़ा गया है इसमें। पूर्वव्यापी प्रभाव क्या है? तो यह बिल उन लोगों की पहचान को भी फिर से जांचने की बात करता है जिन्हें पहले कानूनी मान्यता मिल चुकी है। ठीक है? जिन्हें पहले कानूनी मान्यता मिल चुकी है, उनको भी ये जांच करेगा फिर से। इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो निजता और सम्मान का हनन। वो कह रहे हैं कि हमारी निजता का हनन है। वो कह रहे हैं कि आप देखो, एक वो होता है, एक संसद में एक कोई सांसद थी, वो बोल रही थी कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है कि आप ट्रांसजेंडर नहीं हो, आप स्ट्रेट हो। ठीक है? आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि हाँ आप स्ट्रेट हो। वो दरअसल मोदी को लगा कर कह रही थी, क्या आप स्ट्रेट हो? आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप स्ट्रेट हो, तो हम ट्रांसजेंडर हैं, वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हम ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है? इस पे काफी डिबेट, काफी विवाद चल रहा है। इसको आने वाले समय में हम और भी देखेंगे क्या फैसला होता है। ठीक है? तो इसको देखते विरोध क्यों हो रहा है? निजता का सम्मान और हनन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मेडिकल बोर्ड के सामने शारीरिक जांच करवाना गरिमा के खिलाफ, और यह सुप्रीम कोर्ट के नालसा फैसले 2014 का उल्लंघन है, जिसमें अपनी पहचान खुद तय करने का अधिकार है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसका नाम है नालसा फैसला, 2014 में हुआ था, जिसमें वो बोला गया था कि अपनी पहचान करने का हमें खुद अधिकार। जैसे अगर मैं महिला हूँ, तो मैं महिला हूँ, क्या मुझे सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर कोई पुरुष है, तो हाँ वो पुरुष है, क्या उसे सर्टिफिकेट दिखाने की? अगर कोई समलैंगिक है, तो वो समलैंगिक है, उसमें क्या सर्टिफिकेट दिखाना? वैसे ट्रांसजेंडर है, वो ट्रांसजेंडर है, उन्हें क्या सर्टिफिकेट दिखाना? तो ये नालसा जजमेंट का उल्लंघन है, ऐसा बोल रहा है, मतलब है इसमें। पहचान का दायरा सीमित करना। आलोचकों के अनुसार नई परिभाषा में से नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड जैसे लाखों लोग इस श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है? अब मेडिकल बोर्ड किस हिसाब से जांच करेगा उनसे? एक तो देखो, ये तबका वैसे भी इतना पिछड़ा रहता है। ठीक है? ऐसे भेदभाव होते हैं इनके साथ, छक्का किन्नर। ठीक है? लेकिन अब ऐसा क्रिटिकल कानून ला देना जिसमें उनकी समस्या और बढ़ जाए, ये कहाँ का न्याय है? ठीक है? कम से कम ये फैसला तो देख लेना चाहिए। ठीक है? तो इसमें आने वाले समय में और क्या होता है, बाकी आपकी क्या राय है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है? तो चलो अगला है, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वाले खेलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा नियम लाए? देखो, ये अच्छा कानून है। ठीक है? बिना फालतू के कानून भी और भी लाते रहते हैं। ये देखो, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 लाया। ठीक है? ऑनलाइन गेमिंग में इतना धोखाधड़ी होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए लाया है। कितना अच्छा कानून है। अब ट्रांसजेंडर बिल वाला बिल, अभी कोई क्या ही बोले। चलो आगे। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी वाले खेलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया है? तो ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 लागू किया है। ठीक है? तो पॉलिटी के बाद हम आते हैं इकोनॉमिक, जो मार्च में हुए थे इवेंट। किस देश के केंद्रीय बैंक ने एआई द्वारा संचालित दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? ये किया है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने किया है। एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह एस का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन बन गई? तो ये बन गई एनएमडीसी लिमिटेड। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादक के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये है भारत। आगे है, 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है? नेक्स्ट है, नागौरी पान मेथी जिसे हाल ही में पेटेंट दिया गया है का संबंध किससे है? तो यह है राजस्थान से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का अग्रणी कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। ठीक है? इकोनॉमिक्स बाद हम इन्वायरमेंट को देखते हैं। फरवरी 2026 में बोत्सवाना के एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है इनको। अगला है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की है। भारतीय वाइजन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी मार्च 2026 में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करेगा? तो ये करेगा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे है,
हवाई प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्ग टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? तो ये नई दिल्ली में लगाया गया है। आगे है, अरावली पहाड़ियों की सीमा की परिभाषा तय करने के लिए गठित 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता किसने की है? कंचन देवी ने की है। एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति ट्रैकिड्रोमस अल्ट्रा पेनेंसिस किस राज्य में खोजी गई है? तो असम में खोजी गई है। कहाँ पे? मानस वन्यजीव रिजर्व में खोजी गई है। आगे है, उत्तरी यूरेशिया की दुर्लभ बत्तख प्रजाति रम्यू को पहली बार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है? तो ये काजीरंगा में देखा गया है। मार्च 2026 में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया? तो ये वाराणसी ने बनाया। ठीक है। तो किसने रिकॉर्ड बनाया है? वाराणसी ने रिकॉर्ड बनाया है। आगे है, अपने वन उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आईआर में देख लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, विदेश के मुद्दे में क्या है। तो मार्च 2026 में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया है फिलीपींस ने। ठीक है। किस देश ने 28 मार्च 2026 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने किया है। फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के किस सर्वोच्च नेता का निधन हो गया? तो आयतुल्ला अली खामनेई का निधन हो गया है। आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद ईरान का नया अंतरिम सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आया अली रेजा अराफी। आया अली रेजा अराफी। आगे है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है इंडोनेशिया। ठीक है। तो इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है? ये वाला इंडोनेशिया है। इसके पहले कौन खरीदा था? फिलीपींस यहाँ पे खरीदा था, और भारत यहाँ पे है। आगे है, मॉरिशस के 98वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो आईएनएस त्रिकंद। ठीक है। आगे है, मार्च 2026 में जीआई टैग प्राप्त जोहा चावल की पहली बड़ी खेप किन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की गई? तो की गई यूनाइटेड किंगडम और इटली में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और इटली में। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान के किस संस्थानों में शैक्षणिक और अनुसंधान कंजोडियम बनाने के लिए समझौता किया गया है? तो किया गया है आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है। अब देख लेते हैं चर्चित स्थल जो इस महीने ज्यादा चर्चा में थे। तो आपको पता होगा जो होर्मुज जल डमरू मध्य है वो ज्यादा चर्चा में था। तो इसके क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। ठीक है। यह है होर्मुज जल डमरू मध्य। ठीक है। यहीं से ऑयल जो है वो भारत आता है। तो ये ईरान, पता है ईरान उसमें हमला कर रहा है। देखते हैं होर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में। भौगोलिक विस्तार यह क्या है? यह लगभग 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन सबसे संकरा हिस्सा 33 से 34 किलोमीटर है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विश्व की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी जलमार्ग से गुजरता है। भारत के लिए महत्व, भारत के लिए यह लाइफ लाइन है, क्योंकि भारतीय भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 40% कच्चा तेल और 54% एलएनजी का आयात इसी मार्ग से करता है। ठीक है। ये वाला मार्ग जो है, ठीक है, आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे, और ये है भारत यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मंथली का पूरा कवर किया। ठीक है। आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 1 माह का जो है वो आपका पूरा कवर हो गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कुछ सुझाव हो तो वो जरूर बताना। ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या और रिमूव कर सकते हैं, ऐसा जो भी सुझाव हो वो बताना। बाकी जो मैंने बुक बताई है महात्मा गांधी वाली, और ये उसे उसे खरीद लेना आप, जब भी टाइम मिलेगा उसे पढ़ना। और ये जो मैंने माइक बताया होली लैंड का, उसे भी आप परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।